जी, तो आज का जो टॉपिक हम लोग ने लिया है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आप लोग बाइनोमियल और पॉइजन टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और कंप्लीट भी लगभग कर लिया आप लोगों ने। इनके ऊपर कुछ एक दो वीडियो और बनेगी, मैं अलग से बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, वो चीज मैंने आपको बताई। नंबर एक, ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, बाइनोमियल और पॉइजन आप लोगों के डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नॉर्मल होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। अब इन दोनों का क्या मीनिंग, मतलब क्या मीनिंग हुआ इसका, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। मतलब जैसे अभी तक आप लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालते थे, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्यों हुई थी वो आपको पता है। जब बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ने लगे थे, तब डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हुई थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री हो गई है तो फिर ये आपस में लड़ने लगे हैं। लड़ने नहीं लगे हैं, ये लोग अपना अपना एरिया बांट दिया इन्होंने कि अगर कंटिन्यूअस वाला पोर्शन आएगा तो मैं देख लूंगा और डिस्ट्रीब्यूशन वाला आएगा तो तुम देख लेना। यानी जैसे अभी तक के क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि जैसे 4 चिल्ड्रन ईच, 4 बच्चे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, आप लोगों ने 10 बोल्ट ले लिए, 10 बोल्ट में से 2 बोल्ट डिफेक्टिव, 3 बोल्ट डिफेक्टिव, 2.5 बोल्ट डिफेक्टिव नहीं है, 2.5 बोल्ट डिफेक्टिव नहीं है, यानी कंटिन्यूस वे में नहीं है। या तो 2 है, 3 है, 4 है, यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ये कंटिन्यूस में नहीं चल रहे हैं, ये डिस्क्रीट में चल रहे हैं। तो ये था डिस्क्रीट के। और जो यानी बाइनोमियल या पॉइजन में जो नॉर्मल में होगा वो कंटिन्यूस डेटा होगा। इसी का उसने बेनिफिट भी उठाया है, कंटिन्यूस होने के बाद ही उसने आगे बढ़ा है, वो उसको जो प्रॉब्लम मिली उसी को उसने सॉल्व किया नॉर्मल में। तो ये हुआ मेन। दूसरा डिफरेंस जो मैं आपको बता चुका हूं, पॉइजन में एन की वैल्यू लार्ज या वेरी लार्ज या इन्फिनिटी की साइड जाती है, पी जाता है 0 की साइड। नॉर्मल में आपका एन जाता है लार्ज की साइड या वेरी लार्ज की साइड और पी जाता है हाफ की साइड, 1/2। तीसरा, नॉर्मल का क्वेश्चन देखने में ही बिल्कुल अलग होता है। जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाइनोमियल और पॉइजन से बिल्कुल डिफर है। बाइनोमियल और पॉइजन दोनों एक जैसे से लगते हैं देखने में, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी की साइड और पी की वैल्यू 0 की साइड जाएगा तो पॉइजन लगाएंगे, अदरवाइज बाइनोमियल। नॉर्मल बिल्कुल ही अलग है, देखने से पता चल जाएगा। प्लस नॉर्मल के क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं नॉर्मल वर्ड कहीं ना कहीं यूज होगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन दिखाऊं आपको आगे बढ़ के, जैसे सपोज ये रहा, ये मैं कराऊंगा अभी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये रहा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगला क्वेश्चन ले लूं मैं, ये रहा एक और दूसरा लूंगा मैं। इसके अंदर भी सैंपल ऑफ इंडिकेशन मीन ऑफ सर्टेन टाइप्स एचडी नॉर्मल, ये रहा, वो कहीं ना कहीं मेंशन करके चलेगा। और ये क्वेश्चन देख भी रहे होंगे आप, हाउ मेनी स्कोर अबव 18, 18 से अबव, 18.5 भी आता है जिसके अंदर। यानी कुल मिला के ऐसा नहीं है कि 18, 19, 20 ऐसे नहीं पूछ रहा है वो। तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए, तो ये तो डिफरेंस हुआ नॉर्मल में, पॉइजन में या बाइनोमियल में। 2 मार्क्स के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मल डिस्क्रीट होता है कि कंटिन्यूस होता है, ठीक है। चलिए, ये भी ठीक हुआ। अब आगे की स्टोरी समझते हैं जरा, इसका फंक्शन क्या क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं थोड़ा जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूं, मेनली एग्जाम्पल पे आने की कोशिश करता हूं जी। यहाँ पे वही मैंने बताया कि जो n है वो लार्ज है, वेरी लार्ज है, वो 1/2 की तरफ जाता है। दूसरा, इसका जो इक्वेशंस होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये होती है फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है ये वाला, वो ये फंक्शन होगा, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये होती है, क्योंकि वो इसका यूज नहीं करेगा, इसकी जगह वो दूसरे फॉर्मूले को यूज करेगा। छोटा सा फॉर्मूला है ये वाला, इसको यूज करेगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये याद करना है केवल, आपको इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहां से आया, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग हुई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिख भी दिया है मैंने, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी डिस्क्रीट होते थे, कंटिन्यूस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, 1, 1.2, 1.3 डॉट डॉट डॉट, बीच की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये सब चीजें चलता है। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस 1, 2, 3, 4, 5 या 0 चलता है, यहां थोड़ा अलग है। चलिए ठीक, कुछ प्रॉपर्टी है 2 मार्क्स में आने के चांस है, इसलिए मैंने लिख दी है।
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टार्टिंग का 15 मिनट का लेक्चर आप ना भी लो तो भी एग्जाम्पल करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो प्लस पॉइंट है आपका, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रट्टाफिकेशन तो सब जानते ही है, होता ही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो बहुत ही बेनिफिट है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1 जो फंक्शन होगा ये जो फंक्शन है, नंबर 1 ये फंक्शन हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा, यानी कभी भी ये नीचे नहीं जाएगा। जो फंक्शन लोगे आप, ये वाला ध्यान रखो, ये फंक्शन है, ये x है, ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अगर बाई चांस 2 मार्क्स में पूछने लगे तो ध्यान रखो। दूसरा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे यहां से लेके और यहां तक, या इस टाइप से बना लो, -∞ से +∞, या मतलब कोई भी a to b तक, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे उस फंक्शन का, लोअर लिमिट से अपर लिमिट जितने भी है -∞ से +∞, वो 1 ही आएगी। यानी इसका मीनिंग ये, सभी जानते हैं इंटीग्रेशन एरिया निकालता है, यानी ये जो पोर्शन आएगा वो 1 आएगा। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अबव द x एक्सिस इज 1। अबव x एक्सिस मतलब नीचे वाला नहीं, नीचे वाला वैसे नीचे जाएगा भी नहीं, नीचे जा भी नहीं रहा है, वो उसने पहले ही मना कर दिया है। 2 प्रॉपर्टी और है छोटी छोटी, ये सिमेट्रिकल होता है, इट्स मीन ये जो पॉइंट है ये वाला, इसका इधर वाला एरिया इधर वाला सिमेट्रिक करते हैं, ओवरलैप कर जाएंगे बीच से। इनका मीन मीडियन मोड जो होता है वो कोइंसाइड करता है, एक होते हैं। ये 2-4 चीजें मैंने आपको बता दी 2 मार्क्स के लिए। सिंपल सी स्टोरी, ये फॉर्मूला होता है, इसी से हम लोग करते हैं। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा आगे आता हूँ और आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 2-4 चीजें और हैं वो भी समझा देता हूँ। ठीक, अब हमने क्या किया है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और बनाया है एक, वो है ये। अगर हम म्यू और जो SD है उसकी हेल्प से इस टाइप से Z बना लें और मीन को 0 और SD को 1 ले लें तो टोटल फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। यहाँ पे देखो सिग्मा भी था पहले पीछे, उसको 1 ले लिया, अगर हमने 1 ले लिया सिग्मा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाती है। ये सब 2 मार्क्स के लिए है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वो कौन सी वाली है, फिर वो ये है। अब हमारा जो फंक्शन था वो x में था, पीछे जाओ दिखा देता हूं मैं। पहले हमारा पूरा फंक्शन यानी ये फंक्शन x में चल रहा था, अब हमारा फंक्शन z में आ गया है। अब हमारा फंक्शन z में आ चुका है, इसलिए अब हमारा जो चार्ट बनेगा इस टाइप से, वो फिगर बनेगी, वो भी z में बन रही है। अब आपके पास जो डेटा जाएगा वो z में जाएगा, z इधर और फंक्शन ऑफ z इधर, ये z में आ जाएगा फंक्शन ऑफ z। ठीक है, अभी तक मैंने 2 ही छोटे छोटे फॉर्मूले बताए, एक पीछे ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, ये वाला ये नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा अभी मैंने किया स्टैंडर्ड का, वो ये आपको काफी हद तक इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शायद केवल इसकी जरूरत पड़ेगी जो हमने माना है। जो ऊपर था मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन, इसको इधर ले आइए, इसको z माना है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको z एक नया वेरिएबल मान लिया है। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों माना, मतलब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो अभी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, ठीक। अब मीन और वेरिएंस इसका, जैसे कि बाइनोमियल का मीन होता है NP और वेरिएंस होता है NPQ। पॉइजन का मीन होता है NP यानी लैम्डा और वेरिएंस भी होता है लैम्डा। यहां पर इसका मीन होता है म्यू, बस केवल म्यू, यानी म्यू से डिनोट करते हैं, यानी ये जो म्यू है ये मीन है इसका। x बार ही होता है, वो मीन ही होता है, लेकिन उसको म्यू कहते हैं बस यहां पर नॉर्मल में। और जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर SD स्क्वायर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है, ये कुछ नया नहीं है। हाँ, ये थोड़ा नया देखने में लग रहा है कि मीन को म्यू कह रहा है, लेकिन नॉर्मल में ऐसा कहेंगे। दूसरा, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, जो नॉर्मल कर्व आई थी हमारी ये, वो 1 होती है। टोटल एरिया मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सब एरिया 1 होता है। इसका बेनिफिट लेंगे अब, ये 1 होता है टोटल। इसी का उसने बेनिफिट उठाया, इसी कंटिन्यूस का उसने बेनिफिट उठाया, इसी इंटीग्रेशन का उसने बेनिफिट उठाया। उसने ये कहा जब कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसी भी 2 पॉइंट के बीच, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, किसी के मार्क्स हैं, और 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने स्टूडेंट्स आए या कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 10 और 20 के बीच का एरिया निकाल दीजिए। यहाँ 10 होगा कहीं, यहाँ 20 होगा, बस 10 और 20 के बीच का इंटीग्रेशन कर दीजिए फंक्शन का, इसका या इधर का है इसका। बस इंटीग्रेशन करना ही टफ है।
इंटीग्रेशन करना ही टफ है। समझ रहे बात को? इंटीग्रेशन करना है जब कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, बस आपको इसका यानी इस पोर्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही प्रोबेबिलिटी है। यही इसने कॉन्सेप्ट दिया कि बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल लेना। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए। हमें जो भी डेटा गिवन होगा हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही प्रोबेबिलिटी है। इंटीग्रेशन में लिमिट बस मेन है, लिमिट a से b लिमिट रख दीजिए और आंसर। यहां पर जिस भी लिमिट को इंटीग्रेट करना, जैसे ये इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, निकाल लीजिए। एरिया आएगा वही प्रोबेबिलिटी है। आपको ये पूरा निकालना है, पूरा निकाल लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि ये मिडिल में होता है तो ये एरिया होता है 0.5, ये एरिया होता है 0.5। इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, यानी ये होता है हाफ 50%, ये होता है 50%। 50% मतलब 0.5 और 0.5, क्योंकि टोटल एरिया 1 होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रूव भी हो सकती है वो, आप चाहें तो प्रूव भी हो जाएगी अलग से, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रूफ की। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, टोटल एरिया 1 होता है। ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों एरिया बराबर होते हैं। ओवरलैप भी करेंगे। एरिया बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे हो जाए, एरिया तब भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये कहना चाह रहा है सिमेट्रिकल भी हैं। एरिया तो साथ सेम है ही, दोनों चीज से। चलिए अब आगे की स्टोरी बताते हैं। एक पीडीएफ छोटी सी टेबल की मैं आपको नीचे भी लिंक में दे दूंगा, या मैंने आपको ग्रुप पे सेंड की है। वो ये है, मैं दिखा देता हूं, ये वाली टेबल। ये आप लोग चेक कर लीजिए नीचे जरा, ठीक है। अब क्या है इसका यूज मैं समझा देता हूं। ये मैं आपको लिंक दे चुका हूं, चेक कर लेना, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो इंटीग्रेशन आपको करना था वो इंटीग्रेशन ये करके दे रहा है पहले ही। जरा देखो, इसको चेक करो, ये देखो, ये रहा इंटीग्रेशन। जो कोई भी इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोला जाएगा वो सारा इंटीग्रेशन यहां पर है, कुछ कंडीशन के बाद। वो कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, इसका इंटीग्रेशन हमेशा, मैं इसको इधर ले आऊंगा, 0 से z यानी 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। बस इसकी एक कंडीशन ये है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है इसकी। इसने कहा कि नॉर्मल कर्व अगर है और उसका एरिया आपको कभी निकालना है किसी पॉइंट से, तो मैं सारा एरिया जानता हूं पहले से, आप मुझसे पूछ लीजिए बस। लेकिन याद रखो, लिमिट 0 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। आप कहोगे बहुत बार ऐसा होता है 0 से स्टार्ट नहीं होती, तो फिर कोई बात नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट नहीं होती हैं तो हम 0 से स्टार्ट बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज 1 से लेकर 2 तक निकालना है हमें एरिया, तो हम क्या करेंगे, ये है टोटल 1 और ये है 2, इन दोनों का बीच का एरिया है टोटल, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच और 0 से 2 के बीच में माइनस कर दो, ऐसा कर लो। देखो जरा, ये है, पीछे आइए जरा जी, जी। अगर बाई चांस 1 से लेकर 2 के बीच का एरिया निकालना है और एरिया है लगभग ये वाला, ये है 1, ये है 2, तो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता क्या, टोटल में से, ये टोटल है यानी 1 यहां से, टोटल 0 से 2 में से 0 से 1 माइनस कर दो, क्या कहते हो भाई? ये एरिया निकालने का दूसरा मेथड भी तो है मेरे पास। 1 से 2 का मतलब 0 से 2 में से 0 से 1 माइनस कर दो, ये एरिया बच जाएगा। समझ रहे हो? कोई टफ काम नहीं है इसके अंदर। जब कभी भी आपको ऐसा लगे, प्रॉब्लम क्या है, 0 बेस यानी कि जो लोअर लिमिट है वो 0 इसलिए करना है क्योंकि ये फॉर्मूला 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये सारी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होने वाली है। इस टेबल को कैसे देखते हैं वो मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका केवल और केवल कुछ क्या चीज याद रखनी थी, नंबर 1, नॉर्मल टेबल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। नॉर्मल में हम लोग एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को लिमिट a से b इंटीग्रेट कर दीजिए, वही प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन हम लोग इतना इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ये सब काम नॉर्मल ने पहले करके दे दिया है और उसने इंटीग्रेशन करके ये आंसर दे दिए हैं। 2 कंडीशन लगाई उसने। नंबर एक पूरा फंक्शन z में होगा, ध्यान रखो पूरा फंक्शन z में होगा, जबकि हमारा किस में था, हमारा x में था एक तरह से। बाद में इसने z में किया, z में कैसे हुआ, इस फॉर्मूले से z में कन्वर्ट हुआ। यानी कभी भी मुझे x को z में कन्वर्ट करना होगा, कभी क्या करना ही होगा, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बस मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और अपने x को कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे टू डिफेक्टिव पीसेस,
जैसे डिस्क्रीट का क्वेश्चन है ये, लेकिन सपोज 2 डिफेक्टिव या 2 डिफेक्ट, तो 2 हो गया x की वैल्यू। अब x को मैं यहां रख दूंगा और z में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी हो सकता है कि x की वैल्यू 2 थी तो z की वैल्यू 5 आ जाए, आने दो। हमें z में कन्वर्ट करना है। अब जो वैल्यू z में कन्वर्ट हो जाएगी फिर मैं z की वैल्यू यहां से लिख लूंगा, यहां से इस वैल्यू से देख लूंगा, कहीं से देखने का मेथड मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। ये है टेबल, नॉर्मल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी हमें नहीं करना, टेबल से कराना है, बट टेबल की कंडीशन 2 बताई मैंने। नंबर 1 ये z में होता है, दूसरा ये 0 से स्टार्ट होता है, बस 2 ही कंडीशन है इसकी। भाई इतना हेल्प कर रहा है तो 2 तो हम मान नहीं सकते हैं ना इसकी, चलो मान लेंगे। तो 2 कंडीशन है इसकी, चलिए। बट टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी हेल्प ली जाती है, इस पे मैं अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं मेन क्वेश्चन पे आऊंगा। तो जरा मैं आगे बढ़ूं, ये सब हो गए, छोटी छोटी चीजें थी ये नोट करने वाली, ये फॉर्मूला था, ये प्रॉपर्टी थी, ये हो गई सब हो गई। आगे बढ़े, ये सब इसको याद रख लीजिए बस मेन, z इजकल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और ये म्यू कुछ और नहीं है, म्यू मीन है, याद रखिए। नॉर्मल के लिए ये मीन है, चलिए। वेरिएंस इसको कहते हैं, और बाकी ये सब एरिया जो होता है ये बता दिया मैंने, ये काफी हेल्प करेगा आपकी अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब मैं आपको वो टेबल कैसे स्टडी करते हैं जरा वो बता दूं। फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन ईच ऑफ द क्लासेस। z इक्वल टू 0 से लेके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको जो बुक दी है मैंने उसमें नहीं है, ये अलग से मैंने कहीं से हेल्प ली है, वो मैंने दी है आप लोगों को। z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1.2 के बीच का एरिया निकालना है। फंक्शन वही है जो एक फिक्स है, फंक्शन यही है, फंक्शन यही है, ये वाला फंक्शन यही है। देखो यहां पर भी यही फंक्शन है, फंक्शन की टेंशन हमें नहीं लेनी है, फंक्शन वही रहेगा, नॉर्मल का हमेशा वही रहेगा। हमें बस इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन भी हम नहीं करेंगे। चलिए चलो, सबसे पहले फर्स्ट 0 से 1.2 के बीच का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू z, जो भी है मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, और मैं ऐसे लिखूंगा भी नहीं। जब फेयर काम कराऊंगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अभी तो मैं आपको केवल सिखा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन 0 से 1.2 ऑफ dz, 0 से 1.2, बस सिंपल सी स्टोरी। 1.2 टेबल निकालो सब लोग, मैं भी निकाल लेता हूं, शायद दिख रही होगी आपको। 0 से तो ये सारा टेबल ही 0 से है, तो 0 की तो टेंशन मुझे नहीं लेनी है। 1.2 ढूंढना है, 1.2 याद रखो, ये रहा इधर 1.2 ये रहा 1.2। इसके आगे ये भी है, इनका क्या मीनिंग है इनका समझ लो। अगर मुझे केवल 1.2 देखना है तो ये आंसर है, अगर ये होता 1.21 तो फिर ये वाला आंसर है, अगर 1.22 होता है तो फिर ये वाला आंसर है, ये मीन्स ये वाला आंसर होता। समझ रहे हो, कोई बड़ा काम है ही नहीं। 1.23 देखना होता तो 1.2 तो ये रहा, इसको हटाओ जरा, 1.2 तो ये रहा, और 3 ये रहा, ये आंसर हो जाता। ये देखने का मेथड है, कोई बड़े प्रॉब्लम है नहीं। चलिए जी आइए, तो 0 से 1.2 के बीच का एरिया इक्वल टू हो गया, सीधा वहां से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। 1.2 ये रहा 3849 फेयरली कर देता हूं, लो जी ये रहा 3849, सीधा डायरेक्ट एरिया बिटवीन 0 टू दिस। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं, सिंबल भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बस एरिया दिखा दो, हाँ ये जरूर दिखा दीजिए कहीं पे, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, मार्क्स लेने में भी बेनिफिट मिलेगा आपको। आप एक हल्का सा ऐसे बनाओ, हल्का सा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसे बीच में एक लाइन खींचो और 0 से 1.2 बता दो, 0 ये है और कहीं पर भी लगभग 1.2 ये है, और इसको ऐसे कर दो और हल्का सा ऐसे कर दो। इस एरिया को हम निकालना चाह रहे हैं, बस इतना कर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड बी, मैं इंटीग्रेशन टाइप से लिख रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। -0.68 से 0, यानी इस टाइप से बनेगा, ऐसे बना लो, माइनस होगा यहां -0.68 ये वाला। अब हमारे पास जो टेबल होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है, यहां से नहीं। तो क्या ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम भाई, एरिया तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, हाँ लिमिट अगर चेंज करते हैं तो माइनस का सिंबल लगता है, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन यहां पे एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एरिया इक्वल टू ये एरिया,
या दूसरी लैंग्वेज में कहूं मैं, -0.68 के बाद का एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके, ऐसा मत करो, 0 से लेके 0.68 के बीच का एरिया, ये इक्वल होगा क्योंकि पहले ही सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमेट्रिक थे। तो ये वाला एरिया देखने में थोड़ा अलग लगा है, बनाते हुए ऐसा हो गया, कोई टेंशन मत लेना जी। ये एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में ये वाला एरिया, ये एरिया इक्वल हो गए। तो मैं इसको ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, दोनों इक्वल ही माने जाएंगे। यानी अब मुझे माइनस के 0.68 से 0 के बीच का एरिया नहीं निकालना है, मैं निकाल भी नहीं सकता हूं उसका एरिया क्योंकि टेबल मेरे पास 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं 0 से 0.68 के बीच का एरिया निकालूंगा, 0 से 0.68। तो टेबल निकालें, टेबल ये है, ध्यान रखो 0 से 0.68, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0 से ही कंडीशन एक फुलफिल है और जो डेटा गिवन है वो जेड में ही है। अभी जेड दूसरे क्वेश्चन लूंगा मैं। तो 0.68, 0.6 ये रहा 0.6 और 8 कहाँ है जी, 8 रहा ये आ गया। मैं थोड़ा जूम कर दूं, इसे हो जाए तो ये हो जाए, जूम हो गया, ये आ गया लगभग। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 0.6 और ये 8 इधर, बस ये आ गया 0.2517। इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, ये सब काम टेबल ने करके रखा है। चलिए इधर आइए, मैं इसको फेयरली लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। एरिया बिटवीन 0 टू z इक्वल टू -0.68, ये रहा ये एरिया, इसने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। ये एरिया आपस में इक्वल हो गए और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 0.2518। इसी टाइप से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तभी मैं इन शॉर्ट बहुत जल्दी से खत्म कर देता हूं क्योंकि इनकी हेल्प मिलने वाली है आगे चल के। नंबर 1 सी, z इक्वल टू -0.46 से लेके 2.21 तक, यानी एरिया लगभग ऐसे बनेगा। बनाऊं अगर, ये बनाना पड़ेगा भाई, बनाना चाहिए आपको। माइनस यहां मान लेता हूं और 2.21 लगभग यहां मान लेता हूं, 2.21 ये एरिया है टोटल, ये बनाना चाहिए आपको टोटल एरिया। अब मैं इस एरिया को, क्योंकि ये एरिया जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 0.46, 0 से 0.46 का एरिया अलग से निकालूंगा, प्लस 0 से 2.21 का एरिया अलग से निकालूंगा, 0 से 2.21 का एरिया। ये इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा इसके बाद, आप लोग केवल डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से और फेयरली अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने केवल आपको ये बता रहा हूं कि कैसे टेबल आप लोग देखेंगे। तो 0 से 0.46, तो 0 से 0.46 देखो जी, 0.46, ये रहा 0.4 और 6 ये रहा 0.1772। ये टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी, ये आपको हेडेक नहीं लेनी है। हम लोग भी आप लोगों के लिए यहाँ से फोटोकॉपी कराते हैं और आपका एग्जाम सेंटर जहां भी होगा हम वहां भिजवाते हैं, आप इसको टेंशन नहीं लेनी। ये टेबल या आगे आने वाली जो भी टेबल मैंने आपको सेंड की हैं, या और भी टेबल, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा, ये सब टेबल हम सेंड करवाते हैं आपके एग्जाम सेंटर पे यहाँ से फोटोकॉपी करा के, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग आपको प्रोवाइड ना कराएं। मतलब ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, अगर दूसरे कॉलेज कोई और देख रहा है उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे कॉलेज के जितने बच्चे हैं तो उनको लोग लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बढ़े आगे, ठीक है, ये आ गया। तो अब 0 से 2.21 ये एरिया आ गया था कुछ, यहाँ लिख देंगे, मैं फेयरली देख लूँ कहाँ कहाँ कितना कितना आ गया, कहाँ ये वैल्यू थी शायद पीछे, ये थी ना 0.46 में, किसने थी हम लोग की 26 में, ये आ गई थी 2.21 पे। 2.21 पे भी देख लेते हैं, 2.21 ये रही 0.4861, 0.4861 और दूसरी करोगे 0.46 पे तो वो भी थी, हमने चेक की थी 1772। दोनों को ऐड कर दीजिए और आंसर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लो जी आंसर भी दे दो। बहुत सिंपल है, बस एरिया को इंटीग्रेट करना है, वो भी हम नहीं करेंगे, वो भी टेबल करेगी, बट टेबल सर्च करना, टेबल को देखना समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। इस टाइप से डी भी है, 0.81 से लेके 1.94, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 0 से 0.81 प्लस 0 से 1.94 के बीच में निकाल लूंगा।
दोनों को ऐड कर दूंगा। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये माइनस में नहीं है, समझो पूरा जरा पहले ऐसे बना लो, आराम से बना लो। ये है 0.81 है यहाँ पर 0.81। ये बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जल्दी जल्दी में कर दिया था, ऐसे नहीं, आराम से समझो। 0.81 ये लगा दिया और 1.94 लगभग यहाँ है। थोड़ा जूम करके बड़ा बनाओ, थोड़ा बड़ा बना। ये मान लो यहाँ है 0.81 0. और ये है 1.94, ये 1.94। ये बीच का एरिया ये निकालना है। अब हमें ऐसा क्या करूं जिससे 0 से स्टार्ट हो, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, देखो जरा आराम से देखो। मैं करूंगा इसको 0 से ये वाला एरिया, यानी 0 से 1.94 का एरिया में से 0 में से ये हटा दूंगा, 0 से 0.81, यानी ये टोटल जो भी आएगा उसमें से ये वाला पोर्शन घटा दूंगा, यही बचेगा। समझ रहे हैं? कोई बड़ा काम नहीं है ना। टोटल ये है, सपोज है 10 मीटर में मान लो, डिस्टेंस इजी लगती है देखने में, और ये है 2, तो टोटली कितनी हो गई, 8 हो गई ना, 10 में से 2 गया, बस वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी इस टाइप का आए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा इस टाइप से फिगर बनाइए और ये देखिए कि एरिया कहां जाना चाह रहा है। अगर ये माइनस में होता तो ये इधर आ जाता, फिर एरिया जुड़ जाते, अब माइनस हो रहा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगी और तो इसलिए अभी से जरा समझदारी से इस काम चलाइए। तो बस ये मैंने आगे किया, ये किया देखो वही 1.94, ये सब चीजें टोटल 0 से, बस ये कहां से आया, 1.94 की टेबल कहां से देखेंगे, 1.94 1.9 और 4 इधर 0.4738, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। 4738 टेबल सर्च करना, देखना इजी काम है। और ऐसे ही फिर बाद में 0 से 81 का ये आंसर है, ये वहां से देखा रहा हूं मैं, हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा और टफ लेता हूं मैं, ये यहाँ एक्चुअली इसको या तो माइनस मान लो, यहाँ मिस्टेक हुई है, माइनस कर लेना इसे, तभी मैं क्वेश्चन करूंगा आगे। यहाँ पर ये माइनस करके आंसर है, मैं इसको करा रहा हूँ एफ को, ये दोनों सेम है, इसमें माइनस भूल गया हूँ मैं, इसलिए ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। या माइनस रख के चलोगे तो सही आंसर है। मैं इसको करा देता हूँ, राइट ऑफ -1.28, एक छोटे सा इस टाइप से बनाओ, बना दिया। माइनस कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, ये सब अंदाजे से चलता है। -1.28 के राइट का एरिया मतलब ये वाला एरिया सारा, यानी इंटीग्रेशन वाली लैंग्वेज में कहूं तो -1.28 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन माइनस से वैल्यू हमारे पास टेबल में होती नहीं, यहां पर माइनस से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से ही स्टार्ट करना है। बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे किसी भी तरह से इस वाली टर्म को 0 से स्टार्ट होने वाली टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये लैंग्वेज आराम से देखिए, ये इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करेंगे। पहले मैं क्या करूं, 0 से 1.28 के बीच का एरिया निकाल दूं। हाँ माइनस में जा रहा है लेकिन प्लस में भी तो वही होता है। चलो ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, जरा समझो। इंटीग्रेशन -1.28 से लेके 0, यानी यहां से लेके यहां तक का एरिया, और फिर प्लस 0 से लेके आगे तक का एरिया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का एरिया। अब -1.28 से 0 तक का एरिया को मैं 0 से 1.28 के बीच के एरिया में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये तो 0 से इन्फिनिटी रहेगा ही रहेगा। समझो ये वाला एरिया और यहां तक का जो 1.28 एरिया आएगा वो इक्वल आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, एरिया में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एरिया पॉजिटिव ही होता है। तो आप 0 से ये एरिया निकालो या 1.28 से ये एरिया निकालो, इक्वल सेम, मतलब आंसर सेम आएगा। अब दूसरी चीज, 0 से इन्फिनिटी, यहां टेबल में जनरली आप देख रहे होगे 0 से इन्फिनिटी वाली टर्म नहीं है। 0 से इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी तक का एरिया 0.5 होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, 0.5 होता है, इससे पहले भी मैं यहां बता चुका हूं। ठीक है, एरिया बिटवीन दिस और ये रहा 0.5। तो क्यों ना मैं इसका यूज करूं, क्या कहते हो? ठीक है, मैं इसी का यूज कर लेता हूं। अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, फेयरली कर लेता हूं जल्दी से, f। ठीक है, f ये रहा 0.5 अलग और -1.28,
देखो कहीं पर भी यहां मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आगे करूंगा, लेकिन समझने के लिए टॉपिक स्टार्ट वहीं से हुआ था, इंटीग्रेशन ही हो रहा है। लेकिन अब हम लोग टेबल से ले रहे हैं, क्योंकि टेबल में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो क्यों हम लोग परेशान करें, इंटीग्रेशन यहां लगाएं वहां लगाएं, सीधी सीधी कहानी लिखेंगे एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। अभी प्रोबेबिलिटी नाम की चीजें स्टार्ट नहीं की है मैंने, इसलिए थोड़ा लेंथी जा रहा था क्वेश्चन, टॉपिक लेंथी जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, मैं आपको किसी तरह से टेबल कैसे चेक करते हैं वो समझा रहा था, बस ये ऐड किया, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे आपको पॉइंट दे दिया, आपने एरिया निकाल दिया, अगर मैं एरिया दे दूं तो का पॉइंट निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। अब आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, अगर एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 0 से जेड के बीच में 0.3770। अब मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा और मैं चेक करूंगा इसमें 0.3770 कहां पर है और वो किसकी वैल्यू है। तो दूसरी बात, ये टेबल असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.3770 ये किसकी वैल्यू है, 1.1 यहां और 6 यहां, ये आ गई 1.16। ये दूसरा क्वेश्चन, एक्चुअली ये प्री प्लान लेक्चर है। अगले वाले क्वेश्चंस में जब एक ही क्वेश्चंस के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए मैंने क्या किया है, हर एक चीज को पहले से डिफाइन करने की कोशिश की है कि आप लोग पहले से रेडी रहें, यहां ये मिलेगा वहां वो मिलेगा, जैसे मिलेगा उसको वैसे हैंडल करना है। अगर एरिया निकालने की बारी आएगी तो एरिया हम पॉइंट की हेल्प से निकालेंगे, और अगर एरिया गिवन है तो हम लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है जी, दूसरा है 0.8621। अब टोटल एरिया 0.8621 नहीं हो सकता है, हमारे पास एरिया 0.5 ही होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0.5 माइनस कर लूंगा, पहले ये वाला एरिया अलग कर लूंगा, अब बचेगा 0.3621। जल्दबाजी करोगे यही मिस्टेक होगी, जैसे हम सीधे वहां पहुंच गए थे जल्दी जल्दी में, नहीं आराम से, वहां देखा हमने, अपने आप ही पता चल जाता है कहां गड़बड़ होने वाली है या हो गई है। अब 0.8621 तो वहां है ही नहीं, इसका मतलब कुछ कहीं कुछ ना कुछ छूटा है। क्या छूटा है, टोटल एरिया ये वाला दे दिया उसने, जिसमें से ये वाला 0.5 था, इसको मैं अलग कर दूं ना, इसको मैंने अलग कर दिया, इसको अलग करने के बाद जो एरिया बचा है मैं उसको चेक करूंगा। 3621 चेक कर लेते हैं। 3621 3621 इस टाइप से होगा कहीं पे, ये रहा 3621, ये है 1.0 और 9 के बीच में, तो 1.09 आंसर आ गया। बल्ले बल्ले, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आ जाओ भाई, कहाँ गया, ये इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके आप लोगों का आंसर जो भी जैसे भी होना, ये नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर, ये सब। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पर, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते। चलिए तो इसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, जो अब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जी, इसके लिए हो रही थी मेहनत इतनी कुछ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इस पे आता तो टाइम भी ना लगता इतना, लेकिन अब यहां पर हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि टेबल देखना और सब फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट जो एक पॉइंट बताना है बस वो समझ लीजिए, बाकी का सब काम आप पे आता है। जी, A sample of 100 dry battery cell tested to find the length of life produced the following result. X बार की वैल्यू 12 है, यानी म्यू की वैल्यू 12। याद रखो म्यू की वैल्यू 12 है, म्यू दिया नहीं है उसने, लेकिन हम जानते हैं ये नॉर्मल का क्वेश्चन है, आगे पढ़ भी लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा 12 है। मैंने जल्दबाजी में म्यू की वैल्यू 12 लिख दी, आगे पढ़ोगे समझ जाओगे। सिग्मा की वैल्यू 3 है। एज्यूमिंग द डेटा टू बी नॉर्मली, हाँ ये लाइन बताती है कि ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली है, तो यानी कि x बार जो 12 है वो म्यू ही है, केवल नॉर्मल के लिए। आगे, एज्यूमिंग द डेटा टू बी नॉर्मली, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैटरी सेल एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ मोर देन 15 से ऊपर, 15 से इन्फिनिटी तक का एरिया निकालना है, और वो भी x में नहीं, ये x की वैल्यू है। अब हमें x को z में कन्वर्ट करना है। अगर मैं एक सिस्टम बताऊं, वर्किंग रूल बताऊं, तो क्या क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले x को कन्वर्ट करेंगे z में। दूसरा स्टेप, जो z की वैल्यू आएगी उसी को एरिया निकाल देंगे, कहानी खत्म। बस इतना सा काम करना है, z की वैल्यू टेबल से निकाल देंगे, बस इतनी सी कहानी है। और x से z में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू
एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इससे पहले मैं बता चुका हूं, बार बार उसी को फोकस कर रहा था। एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी टेबल सब काम कर देगी। हमें उस टेबल को केवल जेड की वैल्यू देनी है। जेड की वैल्यू देते ही, वो भी 0 से, वो भी 0 to z, वो दे देंगे। वो मैं आपको सिखा ही चुका हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर बाई चांस 1 से लेकर 2 के बीच में निकालना है एरिया, तो कैसे हम 0 में कन्वर्ट करते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब फर्स्ट पार्ट पे आइए और समझ लीजिए। बस पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी सब आप लोग कर लोगे क्योंकि आप लगभग 80% कर चुके हो। मोर देन 15, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट द एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी सेल। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इसको सही से समझूं तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे घर में जो बैटरियां लगती हैं, इन्वर्टर बैटरियां, उनका बैकअप अगर कभी चेक करें तो कुछ बैटरियां क्या होती हैं कि काफी अच्छा बैकअप देती हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, कुछ देती नहीं है बैकअप। इन सबको ही सर्वे किया गया है एक कि 100 बैटरियां ली हैं, 100 बैटरी में से ऐसी कितनी बैटरियां हैं जो 15 घंटे से ज्यादा का बैकअप देती हैं, या 6 घंटे से कम का बैकअप देती हैं, या 10 और 14 आवर के बीच का बैकअप देती हैं। आप लोग अपने मोबाइल को कंपैरिजन करते होंगे ना। आपका मोबाइल है, अब मेरे फ्रेंड का भी है, और मेरा तो भाई सुबह चार्ज करता हूँ, 65 वॉट का चार्जर दे रहा है और आधे घंटे में चार्ज कर देता है। और तेरा क्या है भाई, अपना तो 6000 की बैटरी है और लंबी चलती है, 2 दिन चल जाती है, वगैरह वगैरह। ये कंपैरिजन चलता होगा। तो यही कंपैरिजन आप लोग हम कर रहे हैं छोटा सा कि 100 बैटरी सेल है, ये वाली बैटरी है जो घर में यूज हो रही है। इसमें 15 घंटे से ज्यादा का बैकअप देने वाली कितनी बैटरी है, परसेंटेज पूछी है, प्रोबेबिलिटी नहीं। आपको अगर जब प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं है बेटा। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज बन गया। ये सभी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है 1 में, 100 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। चलिए अब जब वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग 15 आवर जो मैं सोच रहा था मुझे करना चाहिए था, मुझे 15 से इन्फिनिटी के बीच का एरिया निकाल दूंगा और आंसर, लेकिन वो आंसर भी मुझे जेड में चाहिए। तो सबसे पहले मैं जेड को, एक्स को 15 घंटे को जेड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। व्हेन एक्स इक्वल टू 15 आवर, जब एक्स की वैल्यू 15 रखूंगा तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है जी, 12। मैं पहले कह चुका हूं मीन को ही म्यू कहते हैं। 12 अपॉन सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 3। मैं लिख भी दूं, कहीं लिख देता हूँ। अच्छा इन्होंने लिखी नहीं, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। अब इसको कैंसिल कीजिए जरा, कितना आ गया, 3, 1 आ गया। जब x की वैल्यू 15 है तो z की वैल्यू 1 हो गई। 15 15 की इक्विवेलेंट है इस क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं। 15 नंबर जो x में है उधर z में 1 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मोर देन 15, यानी जब कभी भी 15 से ज्यादा वैल्यू होगी x की तो z की वैल्यू कितनी होगी, बढ़ेगी या कम होगी, ये यही फॉर्मूला बताएगा। ये चीज में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बस यहां समझ लो। मैं बार बार नोट कर देता हूं कि यहां प्रॉब्लम होगी, यहां प्रॉब्लम होगी, समझिए। जब कभी पूरा क्वेश्चन का मीनिंग समझे, मैं इसको आगे थोड़ा सा फेयर करके आगे बढ़ाता हूं। जब मैंने z में ये फॉर्मूला लगा दिया ऐसे, तो मैंने चेक किया कि जैसे ही x की वैल्यू 15 हो गई है, 15 हो गई है, z की वैल्यू भी 1 हो गई है। यानी इधर चल रहा है 15 और इधर चल रहा है 1। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी यानी परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी, पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 15। ध्यान से पढ़ो, मोर देन 15 पूछिए, ना कि एग्जैक्ट 15, यानी 15 से अबव। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 15 बढ़ाऊंगा, यानी 20 कर दूं यहां, 15 कर दूं यहां, 25 कर दूं यहां, तो क्या z की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये हैंड टू हैंड आपको यही सोच लेना है यहां पर। तो अगर मैंने 15 रखी थी, 15 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये आ गया 1। 15 की जगह मैं सपोज 18 रख दूं, बढ़ाने को कह रहा है ना वो, मोर देन 15, 18 कर देता हूं सपोज, या और आगे बढ़ा देता हूं तो 6, सपोज 18, तो 6/3 इक्वल टू 2, यानी z भी इंक्रीजिंग मोड में है। ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि x इंक्रीजिंग मोड में है तो z भी होगा, ये आपको वहीं डिसाइड करना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस निकालने का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 निकालना। मैं इसको फेयर करूं इस टाइप से, ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 15, तो z भी अपने आप बढ़ने लगेगा। यानी 1 से ग्रेटर
1 यहाँ 1 से ग्रेटर ये। अब आपको जो रफ काम बताया था मैंने 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पे बहुत काम किया है। अब वो गलत होगा तो भाई पिटाई होगी। ठीक, मैं फिर भी बता देता हूं आपको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का एरिया। ठीक है, अब जरा इस लैंग्वेज को समझ लो। ये जो लैंग्वेज मैं लिखूंगा ना, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पहले लिखता था वो भी यूज नहीं करूंगा, इंटीग्रेशन वाली लैंग्वेज भी यूज नहीं करूंगा। अब लैंग्वेज कैसे लिखूंगा मैं वो समझो, बहुत ही अच्छी है। क्या, ध्यान से देखो जरा। 1 से ग्रेटर वाली एरिया को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं। 0 से इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 1 माइनस 0 से 1। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखिए इस। ठीक है, तो 0 से 1, 0 से टोटल 1 में से, ये टोटल इन्फिनिटी में से 0 से 1 माइनस कर देता हूं। ये तो 0.5 होता ही है। 0 से 1 के लिए मैं टेबल पे चला जाता हूं। टेबल कहां है जी, ये रही 1 पर, ये रही 3413 ले आइए। तो यहां हो जाएगी 0.5। भाई ये लैंग्वेज को ध्यान से समझ लीजिए, ये वही है इंटीग्रेशन वाली जैसी ही, लेकिन अब मैं लिखने का मेथड अलग हो गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ऐसा तो लिखूंगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये लिखने का थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज है। मीनिंग वही है, सेंस वही है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच का एरिया की जो टोटल आएगी प्रोबेबिलिटी वो आएगी 0.5 माइनस 0 और 1 के बीच में मैंने अभी बताया था कितनी थी, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, यही देख लेता हूं, 1587। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आगे। 15% बैटरियां, लगभग 15% बैटरियां ऐसी हैं जिनका बैकअप 15 घंटे से ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन, लेस देन 6 आवर, 6 घंटे से कम। इस बार x की वैल्यू हो गई है 6 घंटे या लेस देन 6। तो सबसे पहले मैं 6 को z में कन्वर्ट करूंगा। चलिए मैं कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से 6 माइनस 12/3, आंसर आ गया -2। यानी जब इधर चलेगा 6, इधर चलेगा -2। जब ये 6 से कम होगा तो क्या ये कम होगा, ये चीज यही बताएगा। इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि यहां लेस हो रहा है तो यहां भी लेस होगा, नहीं, ये कहना गलत होगा कि इधर कम है तो उधर भी कम होगा, लेस होगा, नहीं। अब मैं क्या करता हूं, जरा देख लेता हूं। 6 माइनस 12/3 इसका तो आ गया -2। अगर मैं 6 की जगह 0 कर दूं, यानी कम कर रहा हूं ना, कम करूंगा तो -4 आएगा। यस, -2 से -4 कम ही है, यानी अगर मैं 6 से कम करूंगा वैल्यू तो z भी कम ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। चलो फेल ही कर देता हूं मैं इसको, ये आ गया, जल्दीबाजी नहीं। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 6 रखा, z की वैल्यू -2 आ गई। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेस देन 6। तो इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 6 है, तो z भी ये आएगा -2। -2 कहाँ होगा, ये रहा -2। -2 से इधर वाला एरिया निकालने पे मैंने बहुत टाइम दिया है, आराम से करेंगे। -2 से इन्फिनिटी का मतलब है +2 से इन्फिनिटी के बीच का एरिया निकालना, और इस एरिया को निकालने का मतलब है 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 2। इसको समझो, रटोगे तो काम नहीं हो पाएगा। फिर से समझ लो, ये था -2 से इन्फिनिटी का एरिया, -2 से ये वाला सारा एरिया, ये एरिया +2 से इन्फिनिटी वाले एरिया के इक्वल होगा, यानी 2 से लेके इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन सिंबल समझाने के लिए दे रहा हूं बस। ये टोटल एरिया निकालना है। सपोज ये 10 मीटर है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए। ये सपोज 2 है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। जब इसको माइनस कर दूंगा तो ये 8 ही बचेगा ना, माइनस तो करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, मैंने किया 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 2 माइनस कर दिया। ये वाला पोर्शन जो बचेगा वही बचेगा। 0 करने का रीजन, क्योंकि टेबल हमारे पास 0 से ही स्टार्ट होती है। बस इसको लिखने का मेथड क्या है समझो। 0 से इस पोर्शन को जरा लिखने का मेथड देखो। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख दो, सिंपल सी, ऐसे लिखो लिखने का मेथड। P लिखो प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट स्टार्ट, बीच में Z लिखो, बस ऐसे लिख दो 0 से इन्फिनिटी। 0 से 2 लिखना है, इसको लिखने का मेथड देखो। P लिखो, ऐसे लगाओ, Z लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ दोनों, इधर 0 लिख दो, इधर 2 लिख दो, क्योंकि ये 0 है इधर 2 है। ऐसे में लिख देता हूँ, ये रहा देखो, जो बताया वही था ना। बस 0 से इन्फिनिटी के बीच का एरिया होता है 0.5 माइनस 0 से 2 पे जाइए जी, 2 ये रहा 4772, 0.4772। जल्दी पहुंचते हैं भाई, टाइम हो गया तुम लोगों का जल्दी से।
जी 0.4772 था, 10 था, जो भी था देख लेते हैं, 4772 रखा, आंसर आ गया 2.28%। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आ गई। कभी कभी वो ये भी कहता है हाउ मच, हाउ मैनी बोल्ट, हाउ मैनी, तब हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, समझो बात को। यहाँ 100 बैटरी सेल थे, अगर ये 90 होते तो प्रोबेबिलिटी में 100 से मल्टीप्लाई करते, हाउ मैनी टाइप से आ जाता, हाउ मैनी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन में होता है तो, ठीक है। टाइम बस हो गया, क्या करें, कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 दिन प्रॉब्लम थोड़ी सी तो रहेगी। जी नेक्स्ट थर्ड में क्या पूछा है जी उसने, पीछे आइए। 10 और 14 के बीच का एरिया, 10 लगभग यहां होगा x में, ये x की वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं 10 को कन्वर्ट करूंगा z में और 14 को कन्वर्ट करूंगा। मैं कर लेता हूं जरा जल्दी से। ये x की वैल्यू जब 10 रखी तो z की वैल्यू ये आ गई, कहां से आई है, इस फॉर्मूले से, z = x - μ/σ से, ये आ गई माइनस के 0.67, और जब मैं लूंगा 14 तो ये आ जाएगी 0.67, यानी एरिया हो गया ये, एरिया हो गया ये, माइनस का हो गया 0.67 ये एरिया, और प्लस का हो गया ये एरिया। दोनों एरिया आपस में इक्वल है, किसी एक का एरिया निकाल देता हूं, आंसर निकल जाएगा। भाई इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है ना, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी इन दोनों के बीच का एरिया = इन दोनों के बीच का एरिया। अब इन दोनों के बीच के एरिया निकालने के लिए आप 0 से 0.67 के एरिया के बीच का निकाल दो, बाकी अपने आप उसका डबल कर दो, बस सिंपल सी स्टोरी है। फेयर काम में लिखो, अच्छा इन्होंने बना दिया है, कोई बात नहीं जी। यानी इन दोनों के बीच का एरिया = प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया एंड दिस एरिया। यहां लिखोगे z, यहां लिखोगे लेस, यहां लिखोगे 0.67, यहां लिखोगे 0.67 माइनस के साथ, वही लिखा मैंने भी, लिख दिया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, = डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं लिखता हूं, लिख लो, रट जाएगा 1-2 बार, ऐसे लिखो, z लिखो, ब्रैकेट लगाओ ऐसे, लेस देन वाला, यहां लिख दो 0, यहां लिख दो 0.67, बस 2 × 0.67, टेबल पे पहुंचते हैं, 0.67, 6 ये रहा और 7 ये रहा, 2485, ठीक है, ये रहा, ठीक। तो इसका डबल किया मैंने, ये रहा डबल, 2485, सॉल्व किया, ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई, सेम ये, राइट। टाइम लगभग हो गया है, नहीं तो मुझे एक क्वेश्चन और कराना था, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से दे दूंगा, अलग से 1-2 क्वेश्चन और करके दे दूंगा। लेक्चर कंप्लीट है, वीडियो ये कंप्लीट है, ठीक है। किसी को भी डाउट अगर है तो वो मुझसे इसके बाद अब पूछ सकता है।